फेक खबरों और फेक नैरेटिव की समाचार हम बहुत दिनों से सुन रहे थे। राजनीति में इस तरीके की बातें बड़ी आम बात है। चुनाव जीतना हो या माहौल बनाना हो, बिना फेक खबरों के और बिना फेक फेक नैरेटिव के ये संभव नहीं हो पाता है। सब कुछ बढ़िया चल रहा था जब तक लोगों के मन की हो रही थी, किंतु अचानक से टेक्नोलॉजी ने एक और कदम आगे बढ़ा दिया है और अब हम फेक खबरों और फेक नैरेटिव के दौर से डीप फेक के पास आ गए हैं। डीप फेक ने इस देश में हलचल मचा दी है। लगातार एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से लेके इलेक्शन तक इसका प्रभाव पड़ रहा है। बीते दिनों में नरेंद्र मोदी जी के वीडियो को लेकर छेड़छाड़ की गई, तो उसके बाद अमित शाह के वीडियो को लेकर गंभीर तौर पे कैंपेन चलाया गया, जिसके बाद सरकार ने कार्रवाई करते हुए कांग्रेस आईटी सेल के कुछ लोगों को गिरफ्तार किया। कांग्रेस ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी और इसके बाद उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक डीप फेक वीडियो को शेयर करने के लिए नोएडा के एक रेडी पटरी वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया। इन गिरफ्तारियों के बाद लगातार ये प्रश्न उठा कि ये आखिर डीप फेक है क्या। डीप फेक से राजनेता इतने क्यों जुड़े हुए हैं, इसके फायदे और नुकसान क्या हो रहे हैं, और आखिर चुनाव में हाई कोर्ट ने इस पर कुछ भी कानून या निर्णय देने से क्यों मना कर दिया। आज की परिचर्चा में हम इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं आशु भटनागर एनसीआर खबर प्राइम टाइम में आपका स्वागत करता हूं। मेरे साथ इस परिचर्चा को करने के लिए टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट के तौर पर दिनकर पांडे जी हैं। दिनकर जी एक आईटी कंपनी में काम करते हैं, इसके साथ ही सामाजिक कार्यों में लगे रहते हैं। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेश बैरागी जी हैं। बैरागी जी लगभग 35 वर्षों से गौतम बुद्ध नगर की राजनीति कर रहे हैं, और इसके साथ ही पंचायत 24 के एडिटर डॉक्टर देवेंद्र शर्मा जी भी मेरे साथ हैं। अब हम इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। सबसे पहली जो मैं बात पूछूंगा दिनकर पांडे से। दिनकर जी, बाकी सब बातें बाद में, पहले ये डीप फेक वीडियो, डीप फेक टेक्नोलॉजी है क्या? 2017 में सबसे पहले एक आर्टिकल पब्लिश के नाम पर एक सीरीज ऑफ वीडियोस आई थी। उसमें एआई और एल्गोरिथम का यूज करके और बहुत सारी टेक्नोलॉजी का यूज करके इंटरनेट पे जहां तहां पड़ी किसी शख्स की फोटो या वीडियो को यूज करके उसकी आवाज को क्लोन करके एक रियलिस्टिक वीडियो बनाया गया था। और उसके बाद इसका कई जगह यूज हुआ। एक बहुत फेमस यूज यूएस के इलेक्शन में भी हुआ था। वहां पे वीडियो वायरल और बहुत सारे इंडिया में ऋषि कपूर भी अपनी पत्नी को हाथ में लिया फेक था। तो इस दोनों के हाथ में ये है कि आपकी फोटो या आपके बिना उसको किसी और तरह से प्रेजेंट किया गया है। कई बार किया गया है और कई बार गलत अर्थों में किया गया है। सबसे पहले जब ये केस फेमस हुआ था तो किसी की फोटो और वीडियो यूज करके पोर्नोग्राफी साइट पे लोड की गई थी। वहां से एक रिसर्च प्रोजेक्ट आया था, और अगर मुझे सही याद है तो 2019 अप्रैल के आसपास यूएस डिफेंस का एक एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट था, डार्पा। उसके थ्रू इसको पता करने की कोशिश की गई थी कि कैसे पहचाने कि ये डीप फेक है या ओरिजिनल है। तो उन्होंने एक टेक्नोलॉजी निकाला था, उसमें ब्लिंकिंग जो होती है वो अनयूजुअल होती है, उसके बेसिस पे आइडेंटिफाई करने की कोशिश की गई थी, लेकिन ये भी बहुत सक्सेस नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने इसको छोड़ा मीडिया के थ्रू एजुकेशन पे और लोगों के कॉग्निजेंस पे कि क्या चाहते हैं वो। क्योंकि अगर जिस बात पे हम भरोसा करते हैं उस तरह की वीडियो हमें मिले तो आंख मूंद के विश्वास कर लेते हैं, उस पर जाएंगे ही नहीं। लेकिन अगर वो हमारे विचार के अगेंस्ट हो तो उसमें थोड़ा सा हम एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। तो अभी तक कोई बहुत सक्सेसफुल मॉडल नहीं है इसको आइडेंटिफाई करने का, लेकिन ये एक ब्लिंकिंग वाला है। और अभी के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करूं जो इंडिया में हो रहा है, तो ये डीप फेक नहीं है। बेसिकली ये हाईली स्किल्ड एडिटिंग है, जिसमें से कुछ वर्ड्स गायब कर दिए गए हैं, कुछ फ्रेम्स गायब कर दिए गए हैं, और उसी भाषण को दूसरे तरीके से पेश किया गया है। अगर आप लोगों को ध्यान हो, एक आलू से सोना वाला बहुत फेमस स्पीच है जिसको बहुत चलाया गया है कट करके,
लेकिन उसका कॉन्टेक्स्ट भी देखें, वो पूरा भाषण अगर आप देखें तो वो आलू से सोना किसी और के बारे में कहा जा रहा था, लेकिन आगे पीछे का कॉन्टेक्स्ट काट के एक तरफ से आलू डालो एक तरफ से सोना, वो किसी को बदनाम करने की ही साजिश थी। तो अगर केस बनता है तो वो भी हाईली स्किल्ड ठीक एडिटिंग ही थी, उसको भी मैं डीप ठीक फेक है, नहीं इसको हम बोलूंगा। सेकंड पार्ट में आएंगे। राजेश जी, अब जब हमें ये पता है कि जी डीप फेक क्या है और डीप फेक को कैसे बनाया जा रहा है, हालांकि मैं थोड़ा सा एक इंफॉर्मेशन ऐड कर दूं कि मेरे सामने लिखा हुआ है कि डीप फेक कंटेंट को दो तरीके की एल्गोरिथम से बनाया जाता है। एक जनरेटर होता है और दूसरा होता है डिस्क्रिमिनेटर, यानी कि एक उसको जनरेट कर रहा है और एक उसको सिमुलेट कर रहा है कि ये एग्जैक्टली जो ओरिजिनल वीडियो है उसी की तरह बिल्कुल दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, और जब तक वो जनरेट करता रहता है। तो यहाँ जो अमित शाह जी के केस में हुआ है या जो योगी जी के केस में हुआ है, ये जो वीडियो हैं ये एल्गोरिथम का यूज करके बनाए गए हैं, और आजकल ऐसे टूल बहुत सारे आ गए हैं जिसमें कोई भी आम आदमी इसको बना ले रहा है या थोड़ा सा भी जिसको नॉलेज है। अब सवाल यह है कि ये जो प्रतिक्रिया सरकार ने दी कि जैसे ये पता लगा कि इन्होंने करा, उन्होंने उसको एकदम हार्ड एंड पार्ड विद इन इलेक्शन जो है, नॉर्मली इलेक्शन के समय कोई भी ऐसे अपराध होते हैं उन पे एक डीएम केस दर्ज करता है चुनाव निर्वाचन आयोग, और उसके बाद उसकी कार्यवाही कई बार तो 5-5 साल तक चलती है। यहाँ एक्शन एकदम हो गया और दोनों केसेस में गिरफ्तारी भी हो गई, और ये निर्वाचन आयोग के लेवल पे नहीं हुई है, एक तरीके से पुलिस के लेवल पे। इसको आप कैसे देखते हैं? मुझे लगता है दरअसल इसके डीप फेक वीडियो के बारे में मेरी कोई टेक्निकल जानकारी कतई नहीं। मैं ये नहीं जानता है कैसे बनाया जाता है, लेकिन मैंने ये देखा है कि पुरानी हिंदी फिल्मों में जो विलेन होते थे वो षड्यंत्र रचते थे कि किसी का गला और किसी का जी चेहरा मिलाकर एक फोटो बना जी कर, और वो किसी को ब्लैकमेल करना की कोशिश करते थे। फोटो बना था। जी वीडियो में हमने देखा है कि अभी जो चाइनीज लोन वगैरह के जो झंझट आ रहे हैं सामने, उनमें भी फेक वीडियो का इस्तेमाल करके उस आदमी को जिससे लोन वसूलना है उसके इस तरह के वीडियो चलाने की धमकी दी जाती है। जी अब बात राजनीति में, खास चुनाव के डीप फेक वीडियो का जो इस्तेमाल हो रहा है वो एक दूसरे को की प्रतिष्ठा धूमिल करने या उसका जो आम जनता में जो जी प्रभाव है उस प्रभाव को नष्ट करने के लिए किया जा रहा है, जो अच्छी बात नहीं है। अब नेताओं को, राजनीतिक दलों को अपने एजेंडे के साथ आना चाहिए और उसकी अच्छाई बतानी चाहिए, और विपक्षियों के एजेंडे की आलोचना निकाल कर लानी चाहिए कि ये एजेंडा इस तरह से खोखला है, थोता है, धोखा है, ये बताना चाहिए। किसी का वीडियो बनाकर गलत तरीके से नहीं डालना चाहिए। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है कि किसी नेता के बारे में या किसी राजनीतिक दल जी के बारे में। लेकिन अगर किसी ने ऐसा कर दिया तो उस पर एक्शन क्या होना चाहिए और कब होना चाहिए, इसके बारे में जो खास तौर पर जो आज हमारे सामने प्रश्न है वो है नोएडा के एक ठेली पटरी नेता का, जिसने उस वीडियो को कहां से प्राप्त किया, क्योंकि जहां तक मैं जानता हूं शायद वो डीप फेक वीडियो बना नहीं सकता। उसने उसे कहीं से प्राप्त किया और उसके साथ एक ट्वीट लगाकर डाल दिया कि अब तो योगी जी भी ये मांग करने लगे, कुछ इस तरह की बातें उसमें थी। और योगी जी उसमें पुलवामा केस के बारे में कोई बात कर रहे हैं, तो उस पर इतना सख्त एक्शन और इतना त्वरित एक्शन की आवश्यकता मेरी नजर में नहीं। उसे वीडियो को नष्ट किया जाना चाहिए था, उस व्यक्ति को वार्निंग दी जानी चाहिए जी थी, क्या ज्यादा से ज्यादा उससे मुचलका भरवा कर उसको जो है पाबंद किया जाना था। लेकिन उठाकर एक साथ उस पर 3 धाराएं जो मैंने पढ़ा है कि एक धारा उसमें लगाई गई है जिसमें है कि सामाजिक वैमनस्य उत्पन्न करना, उस धारा से जो जी अपराध है
वो है सामाजिक वैमनस्यता उत्पन्न करना। तो ये सब चीजें लगाने की मुझे ऐसी आवश्यकता महसूस नहीं पड़ती है जितना त्वरित एक्शन पुलिस ने, और उसमें एसटीएफ जी। लगी। तो लोकल में कोई भी थाना पुलिस भी उस पर कार्रवाई कर सकती हम्म, थी, लेकिन उसको इतना हाइप बना दिया गया। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, ये अभी समझ से परे है। जानकारी में नहीं है कि सरकार को या, और इस पर बाकायदा जो हमारे एडीजी लॉ एंड हम्म, ऑर्डर हैं, अमिताभ यस, उन्होंने उस पर जी। बयान जारी किया। और वो बयान रूटीन बयान नहीं था, बाकायदा लिखित बयान एक तरह से उन्होंने उसको पढ़कर प्रेस वालों जी। को जारी किया। तो मुझे लगता है कि इसमें ज्यादा कार्रवाई हुई है जितनी आवश्यकता। चुनाव के समय पर इस तरह की चीजें चलती ही हैं, एक दूसरे के उसमें लगाते हैं। एक बेवकूफ व्यक्ति जैसा आदमी अगर उसने कोई ऐसा अपराध कर भी दिया था, तो इतने बड़े एक्शन की शायद ठीक आवश्यकता नहीं। है देवेंद्र शर्मा जी, राजनीतिक तौर पर फेक इमेजेस, फेक कंटेंट और फेक नैरेटिव इलेक्शन के दौरान भारत में कम से कम कोई नई बात नहीं है, और ये दोनों पक्षों की तरफ से ही होता है। जैसे कि दिनकर पांडे जी भी कह रहे थे, वो आलू से सोना निकालने वाला वीडियो हो या ऐसे तमाम वीडियो हो जिसमें जो है सबसे पहले इसी तरीके की चीजें रही हों। आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्या ये एकदम एक्शन बहुत जल्दबाजी में लिया गया है कि नहीं, ये ऐसा कैसे कर दिया गया, इससे हमें नुकसान ज्यादा हो जाएगा? ये सत्तारूढ़ पार्टी का डर भी दिखा रहा है। आंसू जी, इसके राजनीतिक पहलू को छूने से पहले मैं थोड़ा जी। इसके बैकग्राउंड में जाना चाहता हूँ। बिल्कुल। हमें याद करना होगा 1990 का दशक, जी। जब भारत के अंदर एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन हाँ। का दौर एंटर कर, जी। उपभोक्तावादी दौर भारत में धीरे धीरे तेजी से बढ़ रहा था। हाँ। प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए हम लोग अच्छी तरह जानते हैं। तो मैं यहाँ पर डीप फैक्ट से पहले फैक्ट पे जाना चाहता बिल्कुल। हूँ। डीप फैक्ट हम बाद में चर्चा करेंगे, पहले फैक्ट पे जाएं, क्योंकि फैक्ट ही डीप फैक्ट का मूल में है। बिल्कुल। बिल्कुल। तो हम लोग देखते थे कि किस तरह से उत्पादों को बेचने के लिए झूठे और नेगेटिव गढ़ करके, उसकी उच्च गुणवत्ता बता करके एक देश के बड़े उपभोक्ता वर्ग को ठगा जाता। तो इस डीप फैक्ट की जो फैक्ट है उसकी शुरुआत तो यहीं से थी। जब देश का बड़ा उपभोक्ता वर्ग ठगा जा रहा था, उनका झूठा प्रचार प्रसार किया जा रहा था, उत्पादों का उनकी गुणवत्ता बढ़ा चढ़ा करके बताई जा रही थी। यहाँ तक कि देश के अंदर जो चर्चित हस्तियां थी, चाहे वो खेल कूद के क्षेत्र से थी, चाहे बॉलीवुड से थी या कहीं से थी, वो सब उनके प्रचार प्रसार के माध्यम बने और उन्होंने अपना पैसा कमाया और ठगा गई आम आदमी। जब आम आदमी इस फेक नैरेटिव का शिकार हो रहा था, ना सरकारें जाग रही थी और ना ही किसी पे कोई फर्क पड़ रहा था। धीरे धीरे जब फेक नैरेटिव राजनीति में आया, मैं ये मानता हूं कि 1990 तक की राजनीति उस नैतिक पतन की तरफ नहीं थी जो आज, जो एक मर्यादा तोड़ करके चल रही है। तो ये जो फेक नैरेटिव उपभोक्तावादी दौर का हमारे कमर्शलाइजेशन में आया, उपभोक्तावाद में आया, उस उपभोक्तावाद ने इस फेक नैरेटिव को राजनीति में प्रवेश करा दिया और इसमें चार चांद लगा दिए तेजी से बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी ने। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, टेक्नोलॉजी ने इस फेक नैरेटिव को राजनीति में एंटर कर दिया और एक दूसरे पर बदनाम करने का जो एक आसान तरीका उपलब्ध करा। अब जब हम देख रहे हैं कि फेक नैरेटिव पिछले कुछ समय से राजनीति के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी है, लेकिन एआई के माध्यम से जो ये डीप फेक वीडियो जारी हो रहे हैं, अगर हम इसको देखें कायदे से, तो जब ये राजनीतिक और कुल मिला के सत्ता पक्ष के लोगों पर लगभग भारी पड़ा या उनके दामन पे छींटे पड़े, तो सरकारें इस बात या एआई, ये जो टेक्नोलॉजी है, ये भविष्य में कितनी खतरनाक साबित हो सकती है, ये किस तरह से बने बनाए मतलब एक नैरेटिव को तोड़ सकती है और एक कैसे झूठा नैरेटिव गढ़ सकती है, इसका निकट भविष्य में बड़ा दुष्प्रभाव पड़ सकता है। जैसे अभी पांडे जी ने बताया कि तकनीकी के दो इस्तेमाल है, या तो सकारात्मक या तो नकारात्मक। ठीक है। इसका इस्तेमाल करने वाले के ऊपर बड़ी जिम्मेवारी होती है कि वो किस तरह से इसे मतलब इस्तेमाल करे। लेकिन अभी भारत के अंदर जो सिविल कल्चर है, जो नागरिक संस्कृति है, वो उस स्तर की नहीं है कि अपनी जिम्मेवारी का हूबहू सही तरीके से जिम्मेवारी का निर्वहन करे या उस जिम्मेवारी को ठीक है। समझे।
ऐसे हम देख रहे हैं कि तकनीकी, ये एआई जैसी तकनीकी का ये एज अ इंटरटेनमेंट, ऐसा जॉय के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, और उस जॉय को एक दूसरे के दामन को दागदार करने के लिए, बदनाम करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। या यूं कहें कि मानव की यह रचना मानव के अस्तित्व पर और मानव के व्यक्तित्व के लिए बड़ा संकट खड़ा ठीक कर रही है। है दिनकर जी, अब हम जो बात कर रहे हैं ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि राजनीतिक दलों को, खास तौर पे सत्ताधारी दलों को, इस डीप फेक से जब तक कोई तकलीफ नहीं हुई, जब तक जो है ये उनके ऊपर आकर नहीं पड़ा। जब रश्मिका मंदाना का एक डीप फेक वीडियो आया था सबसे पहले, तब इसको हंसी में उड़ा दिया गया। एक नॉर्मली डीप फेक वीडियो की जो उम्र मैं पढ़ रहा था फैक्ट्स, वो 2 से 3 हफ्ते होती है। तो चूंकि एक कॉमन मैन के लिए जब तक ये चीजें यूज हो रही थी, या बैरागी जी ने जैसे कहा कि जो ये चाइनीज बैंक वाले, रिकवरी वाले लोगों के मोबाइल पे वीडियो कॉल करके इंस्टेंटली जो है उसको पॉर्न में कन्वर्ट कर देते थे, लोग ब्लैकमेल हो रहे थे, लोग सुसाइड कर रहे थे, तब तक ये सरकारें या ये राजनेता इस पर सीरियस नहीं थे। जैसे ही इनके अपनी बारे में चीजें हुई तो ये इतने अधीर हो गए हैं कि अब ये एकदम हार्ड एक्शन ले रहे हैं। क्या ये सिर्फ राजनीतिक फायदे नुकसान के कारण ऐसा हो रहा है, उसके बाद फिर कोई एक्शन नहीं होगा? देखिए, 3-4 बिंदुओं में मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। पहला तो जो अभी हुआ है वो बहुत ज्यादा डीप फेक नहीं है, वो स्किल एडिटिंग है। और उसमें क्या है, मुझे ज्यादा ये लगता है कि डराने का कि कोई और हमारे खिलाफ वीडियो शेयर ना करे, बिकॉज मेरे पास वीडियो अगर मैं पहचान नहीं पाऊंगा वो डीप फेक है ओरिजिनल है, मैंने कोई रैली में जाके तो देखा नहीं है, तो अब लोग डरेंगे गिरफ्तारियों के बाद। दूसरा ये है कि मैं कई ऐसी वेबसाइट जानता हूँ, आप भी सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, और एआई और रिफाइन हो रहा है, रोज नए नए आ रहे हैं, लाइक मेटा एआई आ गया है, चैट जीपीटी पहले था, हर कंपनी अपना एआई लेके आ रही है, और उसमें कई सारे ऐसे प्रोडक्ट बन गए हैं कि आप इमेज डालिए, वॉइस का सैंपल दीजिए और आपकी वीडियो बना के वो दे देगा, और पेड होता है ये। आपको उदाहरण बताता हूँ, अभी कुछ देर पहले ही मैंने माइकल जैक्सन का एक गाने पे डांस देखा था, वो डीप फेक था और बिल्कुल उसी की तरह था, पहचान नहीं सकते। दूसरा, एक बहुत फेमस चैनल है आज तक, अंजना ओम कश्यप जी अपना खुद का एआई एंकर डुप्लीकेट दिखाते हैं कि ठीक है ये काम कर रहा है, और आप शायद पहचान नहीं पाते, थोड़ी रिफाइनमेंट की जरूरत है, लेकिन अक्सर वो दिखता है। लेकिन कहानी ये है कि क्या ये सहमति से वीडियो बन रहा है या असहमति से? अगर असहमति से बन रहा है तो उसके लिए मुझे नहीं लगता कोई अलग से कानून बनाए गए हैं। सहमति से बन रहा है तो कोई इशू किसी को होना नहीं चाहिए। आपको एक, अगर असहमति से बना है तो असली कहानी जो देवेंद्र जी ने बोली कि जो फेक न्यूज है वो कैसे फैलाना है और उसका क्या नैरेटिव है, उस पे बात होनी चाहिए। आपको एक फेमस केस याद होगा, किसी एक बड़े नेता के बारे में जूलियस असांजे ने बोला था कि वो इनकरप्टेबल हैं, विकीलीक्स से आई थी समाचार, और ये बहुत फैलाया गया था, बहुत बड़े बड़े लोगों ने शेयर किया था और सभी ने बोला था खुल के, लेकिन बाद में क्लेरिफिकेशन आई कि असांजे साहब ने ऐसा कुछ बोला नहीं था और ये फेक न्यूज था। तो अगर फेक न्यूज या फेक इंफॉर्मेशन पे एक्शन लेना है तो उस पे भी एक्शन लेना चाहिए, और अगर आपको इस बात पे एक्शन लेना है कि किसी ने आपका वीडियो बना दिया इमेज के, तो उस पे भी एक्शन लेना चाहिए। उस पे तो फिर बड़े बड़े न्यूज चैनल पे भी एक्शन हो जाना चाहिए कि आपने कैसे किसी जिंदा आदमी का कोई डीप फेक बना दिया। तो दो चीजें हैं, या तो आप फेक पे पूरा एक्शन लीजिए या उस टेक्नोलॉजी पे पूरा एक्शन लीजिए। आप रैंडम नहीं ले सकते, अगर रैंडम ले रहे हैं तो डराने की कोशिश है। दूसरा ये है कि डीप फेक जिस तरह से आजकल बन रहा है और जिस तरह से टेक्नोलॉजी एडवांस हुई है, जैसा मैंने बताया यूएस डिफेंस का एक एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट था, लेकिन वो भी 100% सक्सेसफुल नहीं है। वो ब्लिंक के बेसिस पे कुछ आइडेंटिफाई करता है। अभी नेकेड आई से अगर आपके पास या मेरे पास कोई वीडियो आए, आप उदाहरण के तौर पे ये ले लीजिए कि हम डिबेट कर रहे हैं और ये वीडियो किसी के पास जाए और वो फॉरवर्ड कर दे, भाई जिसने रिसीव किया उसे पता नहीं है ना कि ये डीप फेक है। या तो आप उसको टेक्नोलॉजी दीजिए आइडेंटिफाई करने का, या व्हाट्सएप पे आए तो व्हाट्सएप हमें बता दे कि ये डीप फेक है, तो हम आगे नहीं बढ़ाएं। इस तरह से तो आप कम्युनिकेशन को बंद कर रहे हैं। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आई, हो सकता है मैं आगे अपनी फैमिली में किसी और ग्रुप में, क्लोज ग्रुप में ही तो कर रहा हूं मैं, तो क्या उस बेसिस पे अरेस्ट बनता है? ये सोचने का विषय है। जनता को इतना भी ना डराए कि वो कुछ भी फॉरवर्ड करने से पहले बिल्कुल बंधा हुआ महसूस। राजेश जी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है
कि असल में ये ऐसे लोगों को डराने की कोशिश हो रही है जो कुछ नहीं है। और अक्सर कानून के मामले में हमने देखा है कि जो कुछ नहीं होते हैं उन्हीं पे जो है कानून का वो ज़्यादा चलता है, और बाकी मामलों में जैसे प्रशांत भूषण का हमने एक केस देखा था, उसमें उन्हें 1 रुपए की क्षमा मांगने को कह दिया गया था। अवमानना का केस है, याद होगा आप। और यहाँ भी यही है कि आपने कांग्रेस के 4 आईटी सेल के लोग पकड़ लिए टेक्नोलॉजी में काम कर, जो वहाँ काम कर रहे होंगे, या ये जो बंदा चला गया है नोएडा में। मगर ये जैसे इस बंदे की बात है तो ये बंदा, उसका जनरेटर तो नहीं होगा, कहीं ना कहीं से आया होगा। और क्या ये जो दिनकर जी कह रहे हैं कि दरअसल ये जो स्प्रेड है, जो सोशल मीडिया का इम्पैक्ट है, सरकारें इस समय चुनाव के दौरान अपने इम्पैक्ट, उस इम्पैक्ट को अपने खिलाफ जाने से रोकने के लिए इस इम्पैक्ट को रोकने की कोशिश कर रही हैं। कानून वानून बाद में भी नहीं आएगा और अभी भी नहीं। नहीं, सरकारें तो इसका उपयोग कर रही हैं। जी। सरकारें, तो सोशल मीडिया है उसका सर्वाधिक इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए पहले की तरह चुनाव होने बंद हो गए हैं। जब गली गली में नारे लगते थे, रैलियां निकलती थी, लोग बिल्ले और पर्चे बांटते हुए घूमते थे, वो खत्म हो गया। अब मोबाइल है हाँ, चुनाव का सबसे बड़ा जी। माध्यम, तो उसका उपयोग कर रहे हैं। दुरुपयोग किसी भी चीज का हो सकता है। जो चाकू फल काटने के काम में आता है, वही उसी चाकू से उंगली काटी जा सकती है, बाल काटे जा सकते हैं, किसी को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, तो उसका वो दुरुपयोग है। दुरुपयोग को रोकना चाहिए, सरकारों की ये जिम्मेदारी है। लेकिन सरकारें, इस जब से सोशल मीडिया भारत में आया है उसके जी। बाद हमने ये देखा है कि इस सोशल मीडिया ने एक तो पूरे समाज को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। उससे बचने का कोई उपाय नहीं किया गया। तमाम सैद्धांतिक बातें कही जाती हैं कि थोड़ी देर इससे दूर रहिए, दिन में 2 घंटे ही देखिए, लेकिन सारे बच्चे किताबें पढ़ना लोगों की हो भी नहीं रहा। वो सारी चीजें उस पर मोबाइल पर ही ले रहे हैं। इसके अलावा उस पर जो गंदी सामग्री परोसी जा जी। रही है, डीप फैक्ट से पहले हमें उस पर जाना चाहिए कि उस पर इतनी गंदी सामग्री और इतनी असत्यापित जानकारी उसको दी जा रही है कि लोग में सरकार हो गए हैं। ये जी। तो इनमें सैकड़ों पोस्ट मेरे पास ऐसी आती हैं जिनका कोई सिर बिल्कुल। पैर नहीं, और डीएसपी लेवल के, एसडीएम लेवल के, एडीएम लेवल के अधिकारी, उनको जो सेवानिवृत्त हैं, वो सरकार से अपनी निकटता दिखाने के लिए बेसिर पैर की जानकारी को अग्रसारित करते बिल्कुल। रहते हैं। और वो जानकारियां सामाजिक वैमनस्यता बढ़ाने के काम में आती हैं, हिंदू मुस्लिम कराने के काम में आती हैं। उन पर कोई कार्रवाई नहीं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं है। ये ये मामला चुनाव के दौरान जिस पर हम अभी चर्चा कर रहे हैं, इस पर मैं पुनः कहना चाहूंगा कि सरकार को शायद इस पर थोड़ा संयम से काम लेना चाहिए था। उस व्यक्ति के साथ मेरी कोई सहानुभूति विशेष नहीं है, मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानता भी नहीं, लेकिन उसे शायद चेतावनी देकर छोड़ा जा सकता था। उसको इतना हाइप देने की जरूरत ठीक नहीं है। थी। मैं देवेंद्र शर्मा जी बोल रहा हूँ। देवेंद्र जी, ये जो बात चल रही है कि राजनीतिक तौर पर चुनाव के दौरान इससे जो प्रतिक्रिया उत्पन्न हो रही है, सरकारें उससे डर रही हैं और उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप ऐसे निर्णय ले रही हैं, चाहे वो नोएडा का केस है, चाहे वो अमित शाह जी वाला केस है। क्या वाकई ये ऐसे वीडियो से नैरेटिव चेंज हो जाने का डर है? मैं जरा एक बात और जी। कहना चाहूंगा कि भारत में कोई प्रतिबंध नहीं था लिखित में, लेकिन राष्ट्रपति का कार्टून नहीं बनाया जी। जाता था क्योंकि उनको महामहिम का दर्जा। लेकिन मुझे याद है जब शंकर दयाल शर्मा प्रधानमंत्री, सॉरी, राष्ट्रपति बने, तो संभवतः गोविंद ने या आर के लक्ष्मण ने, किसने बनाया था, लेकिन शंकर दयाल का एक कार्टून जी। प्रकाशित। और उस दिन के बाद ये बाधा भी खत्म हो गई कि राष्ट्रपति भी कार्टून के दायरे से बाहर नहीं है। वो शंकर दयाल को भोलेनाथ का स्वरूप देकर और एक सांप लपेट कर उनको इस तरह से कार्टून बनाया गया था।
तो के बाद उत्तराखंड की हाई कोर्ट ने कहा, उत्तराखंड में सरकार गिराने के मुद्दे पर, कि राष्ट्रपति कोई राजा नहीं है। हम्म, देखिए, आप बात समझिए कि लोकतंत्र में सभी को एक जिम्मेदारी का निर्वहन करना होता है और नैतिकताओं के आधार पर ये लोकतंत्र चलता है, तानाशाही से नहीं चलता कि आप जो चाहे निर्णय ले लें। ओके। मैं डॉक्टर देवेंद्र शर्मा जी का रहा हूँ। देवेंद्र शर्मा जी, मैं जो बात पूछ रहा हूँ, क्या ये राजनीतिक जल्दबाजी है? क्योंकि जो लोग शेयर कर रहे हैं वो कोई भी हो सकता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 50+ हैं या 60+ हैं, जिनको कुछ नहीं पता। जैसे कि बैरागी जी भी कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे रिटायर्ड अधिकारी हैं जो अपनी सरकार से निकटता दिखाना चाहते हैं या अपने आप को बेहद इंटेलिजेंट बताना चाहते हैं, मगर उसके बावजूद वो ऐसे ऐसे पोस्ट शेयर करते हैं जो फैक्चुअल तौर पर गलत है। तो ये जो डराने का खेल है, ये कहीं सरकार को उल्टा तो नहीं पड़ने वाला है? क्योंकि इस हिसाब से तो फिर रोज FIR होंगी, रोज पार्टियां या जो भी लोग होंगे अफेक्टेड, वो रोज यहाँ करेंगे चुनाव में, और फिर इस पर अगर कार्रवाई नहीं होगी तो उल्टा जाएगा ये। देखिए आशु जी, वर्तमान परिदृश्य को देखकर मैं समझ पा रहा हूँ इस समय जो जो डीप फेक वीडियो के ऊपर कार्रवाई हुई है, उसके पीछे उसकी जद में चुनाव है। और यह माना जा रहा है कि इस तरह की डीप फेक वीडियो चुनाव में जनमत को प्रभावित कर सकती हैं, मतदाताओं के सामने झूठे नैरेटिव गढ़ सकती हैं, जिसका अंततः सरकार बनाने पर प्रभाव पड़ सकता है। तो इन 2 वीडियो के उसमें तो इसको आप मानिए कि चुनाव की जद में है। जहां तक बात है कि इन फ्यूचर क्या होगा, मुझे कार के गठन के बाद फिर इस तरह की कोई बहुत ज्यादा त्वरितता या आक्रामकता दिखाई देगी। लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि अब सरकार को जब इस तरह का खतरा सामने खड़ा हो गया है कि किसी के व्यक्तित्व का आपने मिनटों आपने में क्या आपने क्षणों। एक बात कही देवेंद्र शर्मा जी कि चूंकि चुनाव है इसलिए सरकार को डर लग रहा है, तो क्या ये पॉलिटिकल वेंडेटा है? मैंने डर के पीछे का कारण भी बताया है, क्योंकि इस तरह की वीडियो जनमत को मास को बड़े स्तर पर देवेंद्र प्रभावित शर्मा करती जी, है, उनके प्रॉब्लम सामने प्रॉब्लम ये है झूठे कि नैरेटिव हाँ, गढ़ना और नैरेटिव सही को गलत और गलत को सही साबित करना। चुनाव, मैं हाँ, मानता हूँ जो ये एक मिनट हाँ, सर, जो कार्रवाई हुई है उसके पीछे यही एक डर है हाँ, कि भाई हम कुछ कह रहे हैं, उसको दूसरे रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, और हमारे द्वारा जो हमारी पॉलिसी है या जो हमारी छवि है वो बिगड़ सकती है, जिसका चुनाव में हमें नफा नुकसान हो सकता है। इन 2 कार्रवाई के पीछे ये बड़ी एक वजह मैं देख रहा हूँ। ठीक है। लेकिन मैं इस बात की जी बोलिए बोलिए। तो ये बताइए, देवेंद्र शर्मा जी से मैं एक सवाल कर रहा हूँ चलिए पहले कि आप बहुत सजग पत्रकार हैं और आ, आप डॉक्टरेट हासिल हैं, आप रोजाना खबरों पर नजर रखे हुए हैं। क्या पाकिस्तान से कोई ऐसी खबर आई है कि पाकिस्तान चाहता है राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने? राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में कोई खबर आई है क्या? एक वीडियो में क्लिप देख रहा हूँ जिसमें पत्रकार एक पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री है या विज्ञान मंत्री है, साइंस मंत्री हैं, उनसे भारत के अंदर चल रहे चुनाव के ऊपर चर्चा की जा रही है। तो वो कह रहे कि मोदी नहीं आना चाहिए हिंदुस्तान में। तो पत्रकार कहते हैं कि राहुल गांधी आ जाए। इतना वो संवाद है जितना मैं देख पाया हूँ। उन्होंने क्या उस पर जवाब दिया है, क्या वो चाहते हैं सरकार, ये मैंने नहीं देखा है। और फिर वही बात आती है कि फेक है, डी फेक है, मैं इसका कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता हूँ, इतना मैंने उससे देखा है। यस, यस, यस। उस वीडियो की सत्यता की कोई गारंटी नहीं ले सकता, नहीं, यही मैं पहली बात। दूसरी बात यह है कि रील्स बनाने वाले केवल भारत में नहीं है, वो पाकिस्तान में भी उतने ही हैं। और उस वीडियो के आधार पर देश के एक बड़े नेता सार्वजनिक मंच से यदि ये कहें कि पाकिस्तान रो रहा है और वो चाहता है कि भारत में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, क्या ये नैरेटिव सेट करने की बात नहीं है? बिल्कुल पाकिस्तान की भारत के चुनावों में क्या भूमिका हो सकती है? वहां से राहुल गांधी का किसने लिखकर भेज दिया है कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया गया? यदि
फिर किस पर कार्रवाई? राधिक जी, मैं आगे अपनी बात को यही कह रहा था। मैंने जो भी तक बात कही है वो यह कही है कि जो 2 वीडियो के पीछे कार्रवाई जो हुई है, इस तरह से एक अलग तरीके की कार्रवाई हुई है, पहली बार इस तरह की कार्रवाई है, उसके पीछे चुनाव के नफा नुकसान का डर एक बड़ा कारण है। मैं ये नहीं कहता हूं कि जी कार्रवाई कितनी वैध है या अवैध है, ये एक अलग कानूनी मुद्दा है, जी इस पे एक अलग चर्चा हो सकती है। इस बात को फिर मैं आगे बढ़ाते हुए ये कहूंगा कि अब जिस तरह से वर्तमान में एआई जैसे टूल से या डीप फेक वीडियो के जरिए एक अलग तरीके की नैरेटिव, देखिए ये तो अभी चुनाव की बात है, ये समाज में बहुत, आप मानिए, नीचे स्तर तक चला जाएगा। हर परिवार, मानवीय संबंध, फैमिली संबंध तक को ये इफेक्ट करने वाली चीज है ये डीप फेक वीडियो जो है। ठीक है, अभी तो आप इसे सिर्फ राजनीतिक संदर्भ में देख रहे हैं। अगर इसके बारे में कोई मानक तय नहीं हुए, कोई इसके बारे में गंभीर चिंतन नहीं हुआ, तो ये जो सामाजिक संबंध है, जो मानवीय संबंध है, इसके साथ साथ जो समाज की रूट है, परिवार, परिवार तक को इफेक्ट करने वाली चीज है। तो इसके लिए एक मानक, एक पैमाने तो तय करने होंगे। आप देखिए कैसी बात है, मैं आपको छोटी सी उदाहरण देता हूँ। हमारे अधिकारी थे, हमारे मित्र हैं, तो वो आजकल दूसरे जिले में तैनात है, तो उनका एक वीडियो आता है, तो बाकायदा वीडियो में वो उनका चेहरा दिख रहा है, कह रहे हैं कि भाई मुझे आवश्यकता है, मुझे कुछ पैसे चाहिए, क्या अरेंज करो। मुझे लगा यार, इस अधिकारी को, इस रैंक के अधिकारी को मेरी मदद की क्या जरूरत पड़ी। तो मैंने उन्हें तुरंत वहां से कॉल काटा, जो व्हाट्सएप पे वीडियो आई थी, मैंने उन्हें कॉल किया कि सर, क्या आप कोई मदद के लिए वीडियो जारी किया है क्या? उन्होंने तुरंत मना किया। और ऐसी एक नहीं, अब तो कितनी ही ऐसी चीज है कि कोई व्यक्ति घर बैठा है और उसकी फोटो लगाकर उसी के परिवार से मदद मांगी जा रही है। नहीं, अभी हम मुद्दे से भटक रहे हैं देवेंद्र शर्मा जी। हमारा मुद्दा अभी उस पर नहीं है कि जो कॉमन के लिए आएगा वो बाद में आएगा। मेरा कंसर्न अभी जो है, मैं देवेंद्र जी आपको ला रहा हूँ, ये जो पूरा का पूरा प्रॉब्लम है कि चुनावी दौर में सरकार इतनी एक्टिव हुई है। हम बार बार ये समझ रहे हैं कि ये जो फेक नैरेटिव का दौर है, ये किसी एक तरफ से तो है नहीं, दोनों तरफ से है। तो क्या ये जो एक्शन है, इसको इस संदर्भ में देखा जाए कि नेताओं के आने वाले दिनों में बयान, क्योंकि नेताओं की तो एक आदत है, वो मीडिया को बयान देने के बाद कहते हैं मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के चला दिया गया। अब तो वो कहेंगे मैंने ये बयान दिया ही नहीं था। पहले जो है, या वो कहते हैं कि मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, वो फिर वो बताएंगे कि उनके कहने का तो मतलब ये क्या कह देंगे कि ये जो मीडिया वाला बाइट ले गया था, पहले इसकी जांच करो, क्योंकि किसी ने तोड़ मरोड़ दिया होगा, डीप फेक बना दिया होगा। तो आप एक बयान, देखिए, इसका चार छोटे छोटे बिंदुओं में मैं जवाब देना चाहूंगा। पहला बिंदु ये है कि पहले एक पार्टी ने सोशल मीडिया का बड़ा एडवांटेज लिया था, दूसरी कमजोर थी। इस बार वो भी ले रहे हैं और वो भी ओरिजिनल वीडियो ही भेज रहे हैं। जैसे एक TV9 पे एक इंटरव्यू चल रहा था, उसमें A+B का होल स्क्वायर समझाया जा रहा था। फिर बिहार जाके तक्षशिला की धरती को प्रणाम किया जा रहा था। एक टेलीप्रॉम्प्टर गिर गया था तो कुछ फुसफुसा रहे, सुना रहा है। तो ये सब वीडियो चल रहे हैं। अब क्या है, ये इमेज बिल्डिंग की प्रतियोगिता है कि नहीं जी, ये तो डीप फेक है, हमने नहीं किया है। और कॉमन आदमी को समझ में नहीं आता, जो उनके सपोर्टर होंगे यही बोलेंगे हाँ जी डीप फेक ही होगा। ये पहला बिंदु है। तो इमेज बिल्डिंग है पहला। दूसरा, डराने वाला तो हो ही गया कि लोगों को डराया जा रहा है कि ठीक है, हमारे अगेंस्ट वीडियो आप फॉरवर्ड मत करो, अदरवाइज हम जेल भेज देंगे। तीसरा पहलू ये है कि कानूनन आप क्या करना चाहते हैं। दो चीजें हैं, क्या आप वीडियोस को जांच के बाद ही सोशल मीडिया पे जो वीडियोस हैं, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे या कहीं पे भी, क्या सेंसर करने के बाद अपलोड करने की अनुमति देना चाहते हैं कि लोग अपलोड करें, पेंडिंग में रहे, सेंसर हो जाए, सत्यता साबित हो जाए, उसके बाद वो लाइव हो? एक, या उसमें जो इंफॉर्मेशन है वो गलत है, उस पर एक्शन लेना चाहते हैं? अगर इंफॉर्मेशन गलत है और एक्शन लेना चाहते हैं, तो ये जो क्रीम के विज्ञापन आते हैं कि आप लगाओ 4 दिन में गोरा हो जाओ, आप ये दवाई खाओ लीवर स्वस्थ हो गया, आप हमारे यहाँ 1 हफ्ते एडमिट हो जाइए और कैंसर भगाइए, या शाम को या रात को एक वीडियो आती है कि ये तेल लगाइए आपका घुटने का दर्द खत्म हो गया, क्या इन सब पे भी एक्शन लिया जाएगा? लेना चाहिए। दूसरा, इसके साथ साथ ये है कि कई व्हाट्सएप फॉरवर्ड आते हैं, आप लोगों को भी आते हैं, एक बहुत सम्मानित पूर्व प्रधानमंत्री को, जिन्होंने देश का नाम पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बुलंद किया है, उनको आप बाबर की संतान बताते हैं।
किसी उनके मंत्री के हवाले से ये बताते हैं कि वो अफगानिस्तान गई थी तो बाबर की समाधि पे हाथ जोड़ के बोल रही थी कि आपका परचम बुलंद किया है। अभी ये बताते हैं ध्रुव राठी ने एक वीडियो बना दिया तो उसके लिए चारों तरफ फैला रहे हैं कि इसका नाम तो फला फला है, ये मुसलमान है, ये है। तो क्या इन सब पे भी एक्शन होगा या सिर्फ आप रेहड़ी पटरी वाले को उठा के बंद करेंगे? तो ये कुल मिला जुला के सिर्फ और सिर्फ डराने का है। ना तो कानून का पालन हो रहा है, ना समानता से सबको देखा जा रहा है। आम जनता है, हम तो मजे लेने के लिए हैं सोशल मीडिया पे, हमें कुछ इंटरेस्टिंग लगा फॉरवर्ड कर दिया। अगर इस तरह से आप अरेस्ट करने लगे तो मुझे लगता है एक पर्टिकुलर पार्टी के 99% समर्थक जेल में होंगे, दूसरी का भी हो सकता है 80-90% हो। कोई ऐसा दूध का धुला नहीं है जिसने कोई व्हाट्सएप फॉरवर्ड या ट्विटर शेयर ना किया हो, और जो किया है उसमें से कोई फेक इंफॉर्मेशन ना हो। बहुत कम इंटेलेक्चुअल हैं, 1 या 2% जो ड्यू डिलिजेंस करके फॉरवर्ड करते हैं। मेरा जी मेरा डर तो दिनकर जी ये है कि आप लोग आंदोलन करते हैं, उसमें 50 बातें बोलते हैं, पता लगा हम जब तक वीडियो शूट करके लाएंगे और डालेंगे तब तक आप कहेंगे तो कुछ हुआ ही नहीं था। असली कहानी यही है। तो कानून इस पे बनना चाहिए कि पहला सरकार ये नियम बनाए कि वीडियो कैसे अपलोड होंगे और कौन अपलोड करेगा। सोशल मीडिया को आप बैन करते हैं ना, चाइना में नहीं चलता गूगल, ठीक है, आप उसको मॉनिटर करिए, जरूरत पड़े तो सेंसर करिए, लेकिन ऐसा ना करिए कि कॉमन आदमी जिसको जानकारी ही नहीं है टेक्नोलॉजी की, वो एक कैमरे से रिकॉर्ड करके डाले और कोई क्लेम कर दे कि ये फेक है। अभी तक सरकार के पास जांच करने का कोई ऐसा यंत्र नहीं है कि एक वीडियो को दिखा के वो बता दे कि ये डीप फेक है या नहीं है। मैं चैलेंज करता हूं इसको। और अगर किसी ने वीडियो अपलोड किया और आपके फेवर में नहीं है तो आप उसको डीप फेक बता के उसको जेल के अंदर कर दें। ये तो बहुत बेतुकी बात है। और शपथ लेके झूठ बोलने वालों पे क्या कार्रवाई होगी, सरकार को ये भी बताना चाहिए। मैं राजेश बैरागी जी एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट इसमें जोड़ना चाहता हूँ कि बीते कुछ समय में जब ये फेक नैरेटिव, फेक कंटेंट का जोर बढ़ा, तो फेसबुक और ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म पे क्या हुआ, फैक्ट चेकर्स का बोलबाला हो गया। लेकिन मजेदार बात यह हुई कि उन फैक्ट चेकर ने उनके नैरेटिव से अलग जो कंटेंट किसी ने डाला तो उसको डिफरेंट पॉइंट से उसे क्लेम करके फेक बताना शुरू कर दिया। ऐसी कई घटनाएं हुई कि उन्होंने कहा नहीं, ये आपने जैसे लिखा कि सपोज होता क्या है सोशल मीडिया पे कि आपको कहा कि ये घटना नोएडा में हुई, लेकिन आदमी ने लिखा ये घटना ग्रेटर नोएडा में हुई, या घटना ग्रेटर नोएडा में हुई, घटना नोएडा की थी। तो फैक्ट चेकर ने क्या करा, ये स्थान ग्रेटर नोएडा नहीं था, और इसको बेस पे उस एक्चुअल घटनाक्रम को फैक्ट चेकर ने फेक कर दिया। और ऐसे में क्या हुआ कि फेसबुक पे या ट्विटर पे वो ये लिखा आने लगा कि किसी ने कुछ डाला कि साहब ये अन्याय हो रहा, तो उसमें नीचे लिखा हुआ आता था कि ये घटना मिसलीड करती है। तो ये जो हम जिस दौर में हैं, सरकारें या जो प्राइवेट प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के, ये जो कुछ भी करने की कोशिश करते हैं, इससे फायदा कम हो रहा, नुकसान ज्यादा होगा। क्या हम सोशल मीडिया के अति एक्सेस वाले दौर में आ गए हैं कि भाई अब तो जो है अति हो गई है, क्योंकि हर आदमी के पास एक्सेस है, हर आदमी उसको अपने तरीके से देखना चाहता है, तो सरकारें अब परेशान हो रही। आने वाले दिनों में ये बड़ा प्रॉब्लम होगा। मैं ये कहना चाहता था, जब दिनकर जी डर बता रहे थे, मैं ये कहना चाहता था कि डर के आगे जीत। वाला एड भी फेक ही है। ये भी फेक है सर। ये जो डर के आगे जीत है, मेरा सेंस इससे दूसरा है कि डर को जीत में बदल दिया जाए। डीप फेक कहकर आप अपने खिलाफ जो जनता की आवाज है, जो क्या बोलते हैं उसे, अभिव्यक्ति की आजादी है, उसको आप समाप्त कर दें। और ये एन चुनाव के वक्त पर ऐसा किया जाना लोकतंत्र के कतई हित में नहीं है। लोकतंत्र में जनता के सामने तमाम तरह की बातें आती हैं, और जनता को पागल समझने की गलती ना करने वाले राजनेता इन सब चीजों का आदर करते हैं कि उनके खिलाफ भी बोला जा रहा है, उनके समर्थन में बोला जा रहा है, जनता फैसला कर दे।
लेकिन यदि जनता से मुझे कोई अपना ही फैसला चाहिए, आज दोपहर मैंने एक अधिकारी से बातचीत में ये कहा कि क्या हम हिटलर के उस दौर में जा रहे हैं जब रॉयल स्टॉग में वहां पर जो वहां की संसद है उसमें एक आग लगा दी गई थी और सारे जो मत थे वो अपने मान लिए गए थे और हिटलर वहां पर शासक बन गया। क्या हम पुतिन के क्रेमलिन में जाना चाह रहे हैं जहां पर यह आरोप है कि पुतिन अब कभी हारेंगे नहीं, वो हमेशा जीतते रहेंगे? और शी जिनपिंग ने भी अपने विरोधियों को समाप्त कर दिया है और वहां के संविधान में ये करा लिया है कि वो जब तक चाहें तब तक उस पद पर रह सकते हैं, मरने तक। ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं। अभिव्यक्ति की आजादी को समाप्त नहीं करना चाहिए और उसे सीधे सीधे नहीं कर रहे हैं, उससे डीप फेक के माध्यम से कर रहे हैं, दूसरी चीजों के माध्यम से कर रहे हैं कि आप ऐसा क्यों कह रहे थे। मैं फिर लौट कर आता हूं, क्या राहुल गांधी की मांग पाकिस्तान में हो रही है क्या? लेकिन भारत के एक जिम्मेदार राजनेता ने इस बात को अपने भाषण में बड़ी गंभीरता से और प्रमुखता से ठीक है। अब मैं जी, पाकिस्तान में मैं इसको इस तरह की बात हो रही है कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना दे, इसे डीप फेक की श्रेणी में नहीं रखना चाहिए क्या? ठीक है, मैं देवेंद्र शर्मा जी आपको ला रहा हूं, क्या वाकई अब जो एक पहले वर्ड आया था असहिष्णुता, 10 साल पहले ये वर्ड बहुत उछला, 2013-14 में, याद होगा आपको, और इस पर बहुत बातें हुई। तब कांग्रेस को लगता था कि जो है इस देश में असहिष्णुता बढ़ गई है। अब वापस वैसे दिख रहा है, अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर या डीप फेक के नाम पर आप बैरागी जी कह रहे हैं कि आप जो है विरोधियों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं या स्वतंत्र आवाज़ों को एक तरीके से प्रेशर में ला रहे हैं, जबकि अधिकांश लोग आप ही के समर्थक हैं। नहीं आशु जी, एक बात तो है कि देश में एक नए स्तर पर जिरह शुरू हुई है, एक नए स्तर पर विमर्श छिड़ गया है। जैसा अभी पांडे जी ने कहा कि इसमें कोई दूध का धुला नहीं है, कोई कम कोई ज्यादा, पूरी तरह इस तकनीकी का इस्तेमाल कर रहा है। जहां तक असहिष्णुता की बात है, यदि एक पक्ष के द्वारा इसका केवल यूज करके इसका लाभ लिया जा रहा होता, ये बात कहता कि विदेश में इस तरह का माहौल बन गया है इसकी वजह से, तो अभी अगर ऐसे असहिष्णुता की बात आती तो अब तक ये असहिष्णुता की बात विपक्ष के द्वारा उठाई जाती। लेकिन ये बात तो है कि जब चुनाव के दौर में ये बात आई है तो एक डर तो पैदा हुआ, एक डर है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि अभी असहिष्णुता जैसी स्थिति आ गई है, देखिए सर, इसको हमें एक तरीके से समझना होगा कि ये तकनीकी पहलू है और इसके समाधान के लिए भी हमें तकनीकी की तरफ ही जाना पड़ेगा। कानूनी पहलू का इसको मजबूत करना पड़ेगा, तकनीकी कानून। मैं आपको बताता हूँ, आज ही एक खबर मैंने पढ़ी है कि एक जैसे डीप फेक की समस्या आज हमारे सामने है, ऐसे ही हमारे सामने एक अननोन नंबर से आने वाली कॉल की समस्या होती थी। एक अननोन नंबर से कॉल आई, कॉल उठाई, कॉल पे बदतमीजी की, कुछ इस तरह की मतलब इस तरह की बात आई, शिकायतें आती थी, पता नहीं पड़ता था कॉल किसने की है। आज ही ट्राई के द्वारा एक मतलब ट्राई के माध्यम से खबर आई है कि अब कॉल पर आने वाली हर अननोन जो कॉल होगी उस पर कॉलर का नाम लिखा है। पहले क्या करते थे, उस कॉलर के नाम को डिटेक्ट करने के लिए हमें थर्ड पार्टी एप्स का यूज करना होता था। मुख्यतः सभी लोग ट्रू कॉलर का यूज करते थे। अब ट्राई को उस अननोन नंबर की जो समस्या है वो समझ में आई है कि उससे पब्लिक जनता कितनी प्रभावित है, तो उन्होंने ये सेवा देने की बात की कि इन फ्यूचर आगे आने वाले टाइम में हर व्यक्ति के मोबाइल पर अननोन नंबर से आने वाली कॉल का कॉलर का नाम भी होगा। तो इसके लिए एक तकनीकी पहलू ये हो सकता है कि यदि कोई वीडियो डाली जाए तो उस वीडियो को अपलोड करने के 5, 7, 10 मिनट तक रोका जाए और उसे एक तकनीकी पहले डिटेक्ट करे कि क्या डीप फेक है, ओरिजिनल है। जब ये सेटिस्फाई ये हो जाए तकनीकी के माध्यम से कि ओरिजिनल है, तो उसको स्पीड किया जाए, अन्यथा उस वीडियो को ब्लॉक कर दिया जाए। ऐसी तकनीक, मुझे लगता नहीं कि ऐसी तकनीक लाने में कोई बहुत बड़ी समस्या हो सकती है, इस पे काम हो सकता है, भले ही थोड़ा समय लग जाए। दिनकर जी, तकनीक तो एक अलग पार्ट है। यूट्यूब पे भी जब आप वीडियो प्रोसेस करते हैं तो वो पहले चेक करता है
कि ये कहीं किसी और का वीडियो तो नहीं है, किसी और का कॉपीराइटेड तो नहीं है। ये सब चीज़ें टेक्निकली पॉसिबल हैं। और अगर डीप फेक का मामला आएगा तो उसको ये भी मिल जाएगा कि ये वीडियो पहले किसने डाला हुआ है और इसमें क्या अंतर है। ये टेक्निकल एक पार्ट हो सकता है। देवेंद्र जी का सजेशन अच्छा है, लेकिन क्या ये असहिष्णुता राजनीतिक दलों की एक करेक्टर बन गई है? क्योंकि ये जो हम जो बात कर रहे हैं, ये खाली सत्तारूढ़ दल की बात नहीं है। अभी हमने देखा था कि एक और पार्टी जिनके मुख्यमंत्री आजकल जेल में हैं, चूंकि कुछ यूट्यूबरों ने एक मिनट बैरागी जी, चूंकि कुछ यूट्यूबरों ने और एक पत्रकार ने, एक चैनल ने उस मुख्यमंत्री के खिलाफ काफी कैंपेन चलाया था, तो उन्होंने उनके पत्रकार को बाकायदा पंजाब में उठवा लिया था। और यूट्यूबर को तो सहारनपुर से, तो शादी में गया अपनी भतीजी की, वहां से उसको उठा के ले गए। और तेजिंदर बग्गा का हमें उदाहरण याद है कि उसको किस तरीके से पंजाब पुलिस ले जा रही थी। अगर बीच में हरियाणा पुलिस इंटरवीन नहीं करती तो वो भी जेल में गए थे। तो क्या ये हमारे राजनेताओं का एक करेक्टर होता जा रहा है कि हम अपने खिलाफ बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे? देखिए, बर्दाश्त की हद तो खत्म हो रही है, और जो जितना क्रश कर पा रहा है कर रहा है। लेकिन जिनका आपने नाम लिया, मुझे याद है उन्होंने ही एक बहुत फेमस वकील के चैम्बर में घुस के जूतों से पिटाई भी कर दी थी। तो कभी ना कभी तो उनका हश्र वही होना है, देर या सबेर। खैर, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि कानून है नहीं, आपके पास टेक्नोलॉजी है नहीं आइडेंटिफाई करने का, तो सबके लिए समान होना चाहिए। और अभी जो केस हुआ है, खासकर एक बड़े नेता का जिसपे इतना बवाल मचा हुआ है, वो डीप फेक नहीं है। डीप फेक बोल के अपनी इमेज बचाने की कोशिश है। वो सिंपल एडिटिंग है, जिसमें एक पर्टिकुलर वर्ड को उन्होंने बोला था, हम इसकी आरक्षण समाप्त कर देंगे और इसकी खत्म कर देगी, हम आरक्षण समाप्त कर देंगे, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो वो एडिटिंग है। और अगर एडिटिंग पे आप जेल भेज रहे हैं, तो एक और एडिटिंग हुई थी जो बहुत फेमस, मैंने एग्जांपल दिया आलू से सोना वाला, या और बहुत सारे ऐसे हैं जो उनके आईटी सेल के हेड अक्सर डालते रहते हैं। तो उस एडिटिंग पे भी वही केस बनता है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक एडिटिंग पे 10 लोगों को उठा लें और बाकी सारी एडिटिंग पे लोग घूमते रहें। फिर आप, ये जो वैरागी जी बोल रहे थे या जो देवेंद्र जी ने बोला, कि फिर आप एक तरफा एक्शन ले रहे हैं और ये तानाशाही साफ साफ जाहिर हो रही है। आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और इसी को असहिष्णु होना बोलते हैं, कि आप वही काम करें तो अच्छा, हम वही काम करें तो हमें जेल। ये तो बिल्कुल सही नहीं है, ना तो तकनीकी रूप से सही है और ना ही आपके कानून सम्मत है। कौन सा कानून ऐसा है जो आईटी सेल के एक हेड पे लगता है, दूसरे पे नहीं लगता? और डीप फेक की जहां तक बात है, डीप फेक का डेफिनेशन ही यही है कि वो, उसका बिल्कुल एग्जिस्टेंस नहीं होता। कहीं से इमेज, कहीं से वीडियो, कहीं से टेक्स्ट निकाल के एक बिल्कुल फेक वीडियो बना दिया और उसको जारी कर दिया। लेकिन यहाँ पे तो आपने बयान दिया है और उसकी कटिंग है, क्लिपिंग है। अब वो क्लिपिंग कोई कैसे एडिट कर देता है, सबके हाथ में टूल है। आप किसी को रोक नहीं सकते, मना नहीं कर सकते, और उसको आइडेंटिफाई करने का भी तरीका नहीं है। एक सिनेमा का ही अगर आप सीन देखें तो उसमें कितने कट्स होते हैं। अगर वीडियो बीजेपी या कांग्रेस ही जारी करती है किसी अपने नेता का, अभी मैं देख रहा था कोई एक शायद पवन सिंह चुनाव लड़ रहे थे, और पवन सिंह ने अपना एक मैसेज अपने लोकसभा क्षेत्र की जनता के लिए डाला था। उसमें कम से कम 50 कट थे उस 1 मिनट की वीडियो में। तो क्या आप उस कट के बेसिस पे जज कर सकते हैं कि ये वीडियो फेक है या नहीं है? बिल्कुल कोई टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं बनी है। ये जरूर बता देगा कि इसमें 4 कट हैं या 10 कट हैं या 20 कट हैं, लेकिन ये नहीं बताएगा कि ये फेक है या ओरिजिनल है। उस परिप्रेक्ष्य में या उस स्तर पर देखा जाए, अगर आइडेंटिफाई करके हम कहीं पे भी किसी भी टूल में अपलोड कर लें, तो जिस वीडियो की बात हो रही है वो बिल्कुल ओरिजिनल वीडियो है, डीप फेक नहीं है। ठीक है। बस इतना ही है कि उसमें एक कट लगा हुआ है। राजेश जी, आप कुछ कह रहे थे, फिर मैं आपको सवाल पूछता हूँ। राजेश जी चले गए? जी। ओके। तो आई थिंक हम इस पूरे परिचर्चा को यहाँ विराम देते हैं। और जैसा कि सभी पैनलिस्ट कह रहे हैं कि सरकार ने थोड़ी, देखिए आशु सर, एक बात मैं कह, अभी जो इस पूरी चर्चा में चीज निकल के आई है, देखिए, ये अगर छोटी छोटी स्तर पर हम इन चीजों को पकड़ लगे कि आपकी वीडियो में कट है, आपने क्या कहा, कौन सी वीडियो डिफेक्ट की श्रेणी में जाती है, क्या फेक है,
तो इससे तो पूरी सोशल मीडिया और जो सोशल मीडिया का पर्पज हो वो बिल्कुल एक तरह से अप्रासंगिक हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा सोशल मीडिया संवाद। लेकिन इसका मूल अगर मैं देखूं तो आप इन वीडियो, भले ही कोई डीप फेक है या क्या है, अगर आप एक आधार बना ले कि क्या किसी की वीडियो किसी के द्वारा जनरेट की गई वीडियो और किसी के द्वारा स्प्रेड की गई वीडियो से किसी की छवि धूमिल होती है, किसी का मतलब जो बात से उसका व्यक्तित्व झूठा साबित होता है, तो एक ये आधार तो हो सकता है। लेकिन अगर आप छोटी छोटी चीजों को पकड़ के चलने लगे तो फिर सोशल मीडिया का प्रासंगिकता ही पर ही सवाल निशान लग जाएगा। ठीक। तो आज की इस परिचर्चा को हम लोग यहीं विराम देते हैं। देवेंद्र शर्मा जी ने भी बिल्कुल सही बात कही कि छोटी छोटी बातों को सरकारों को इग्नोर करना सीखना पड़ेगा, नहीं तो आपने जो आम जनता को ये ताकत दी है कि वो अपनी आवाज एक फोन पे वीडियो बनाकर उठा सकते हैं या कहीं से एक वीडियो शूट कर दिखा सकते हैं, आप उस ताकत को धीरे धीरे बंद करने जा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि पॉलिटिकली आपको चुनावों के समय हो सकता है इस समय खतरा लग रहा हो, लेकिन अगर आप चुनाव के बाद इस सब के लिए कोई विशेष कानून, विशेष अधिनियम नहीं बनाते हैं तो भी आपकी पारदर्शिता को लेकर सवाल उठते हैं। तीसरी बात, अगर आप चुनाव के बीच में बिना कानून बनाए, जैसा कि हाई कोर्ट ने कहा कि वो कोई कानून नहीं ला सकता है, ये सरकारों का काम है, और चूंकि सरकार अभी सेंटर में है नहीं और ऐसे में पुलिस इस तरीके की मनमानी करती है विशेष अधिकार के तौर पे, तो इसके दुष्परिणाम आपको वोटिंग के तौर पर ही मिल सकते हैं, क्योंकि जनता का मूड चेंज होते हुए देर नहीं लगती है। ऐसे में ये बहुत जरूरी है कि डीप फेक के नाम पर चीजों को रिकॉग्नाइज तो किया जाए, लेकिन अभी किसी को एकदम से अपराधी घोषित कर देना या जेल भेज देना थोड़ा सा ज्यादा एक्शन बड़ा हो जा रहा है और सरकारों को इससे बचना चाहिए। आज की परिचर्चा में अगर आपकी डीप फेक और इसके एक्शन और सब एक्शन पर कोई भी आपका विचार है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आप अगर चाहते हैं कि किसी अन्य मुद्दे पर हम अपने एक्सपर्ट के साथ चर्चा करें तो हमें वो आप नीचे दे भेज सकते हैं या हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। आज की परिचर्चा में इतना ही। हमारे सभी आमंत्रित मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।